नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपका पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ए से बी तक की एक कार, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई? क्वेश्चन बोल रहा है ए से बी तक एक कार की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो कार की औसत स्पीड आप लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड, जिससे शॉर्ट में ए से एवरेज, भी से एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। मेरे दोस्त, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल दूरी, जितना भी दूरी है सभी ले लो और जितना भी टाइम लगा है सभी टाइम ले लो, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगता है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्त कि एवरेज स्पीड बराबर एक फॉर्मूला होता है। जब भी दो चीज़ें की बातें होती हो ना, जब भी दो चीज़ें की बातें हो रही हो, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, 2xy अपान x प्लस वाई। ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूला से आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाने वाला है। कैसा? जैसे दोस्त यहाँ से a मान लो और यहाँ पर मान लो अगर b है, इन दोनों के बीच में दूरी को हमने अगर d माना, ठीक है। यहाँ से देखो, एक आदमी जो यहाँ से जाता है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जबकि इसी आदमी इधर से जब वापस आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह आता है। यही क्वेश्चन बोला कि उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला पे हम वैल्यू को पुट रख करेंगे, हमारा आंसर होगा x क्या होता है, पहला स्पीड, y क्या होता है, दूसरा स्पीड, ठीक है भाई। तो x पहला स्पीड 2 गुना x पहला स्पीड कितना है, 60 है, y कितना है, 40 है, अपान 60 प्लस 40। 60 प्लस 40 को मैं डायरेक्ट 100 लिख सकता हूँ दोस्त, जोड़ के। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, टोटल कितना होगा, 2 गुना 6 12, 12 चौका 48। तो इसका एवरेज स्पीड आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए बात आपको समझ में आया कि नहीं दोस्त? तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने बोला, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 और 16 से पूर्णतः विभाज्य है। बहुत बढ़िया बात बताया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, सॉरी छोटी नहीं, सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 6, 8, 10 और 16 से पूरा पूरा विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्त? 999 होता है, ये सबसे बड़ा होता है। लेकिन हमें बताना है ऐसा नंबर कि 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 16 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमें एक तरीका अपनाना होगा, क्या? 6, 8, 10 और 16 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 6, 8, 10 और 16 का एलसीएम आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लगाते हैं 2 से, तो ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। अब हम लगा देते हैं फिर से 2 से, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4। यहाँ पर मेरे दोस्त डायरेक्ट आप 8 से भी लगा सकते हैं छोटा करने के लिए, इतना कैलकुलेशन ना भरे। 6, 8, 10 और 16, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 से लगा दो, 6 रहेगा, 8 है कम, 8, 10 रहेगा, 8 दूनी 16। समझ में बात आ रहा है कि नहीं भाई? अब हम 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 1 रहेगा, समझ है, 2 5 10, 2 एकम 2, समझ में आया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16, 16 3 48,
48 गुना 5 कर देंगे, 48 गुना 5 करें कितना होगा, 8 पचे 40 के जीरो हासिल कितना, 4 5 का 20 4 24, यानी इनका एलसीएम आ गया 224। आप कोई भी तरीका लगाएंगे आपका एलसीएम 224 240 आना है, ठीक है। अब तरीका जो भी लगाएंगे आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, इनका एलसीएम आ गया 240। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका एलसीएम 240 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्त, हमें चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसको डिवाइड करेंगे हम 240 से, क्यों कि इसमें से कितना शेष बच रहा है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे 24 या 72, 24 चौका होता है 96, इसको 4 बार में लगाएंगे तो 0, 4 चौका 16 के 6 आएगा, हासिल कितना 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9 बचेगा, 960। ऊपर से कितना शेष बचेगा भाई, 39 शेष बचेगा। इसका मतलब है दोस्त, अगर हम इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 999 है उसमें से 39 घटा देंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 240 से पूरा पूरा कट जाएगा और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हो जाएगी। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, जो 3 बार 9 है ना, इसमें से हम घटा देंगे 39, 39 घटाएंगे कितना होगा, 0 होगा, 6 होगा, 9। तो 960 ऐसा नंबर होगा जो कि 6 से भी पूरा कटेगा, 8 से भी पूरा कटेगा, 10 से भी पूरा कटेगा, 16 से भी पूरा कटेगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। बात समझ में आया दोस्त कैसे किया गया है, यानी कि जो भी एलसीएम है, आप एलसीएम का कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका एलसीएम ऐसा होगा कि जिस नंबर का एलसीएम है उस नंबर से वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 240 को जब 4 बार गुना करेंगे तो 960 भी एक ऐसा नंबर है जो 6 से 8 से 10 से और 16 से भी कटेगा, ठीक है। तो 999 में से जब हमने 960 को घटाया तो 39 शेष बचा। इसका मतलब है इसमें से अगर हम 39 घटा देते हैं तो पूरा का पूरा जो संख्या आएगा वो कट जाएगा किन से, एलसीएम से, ठीक है। और यही हम लोगों से पूछा गया था। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल नंबर है 3। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ग्रुप डी का सवाल है दोस्त। ये ग्रुप डी में ग्रुप डी की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आपके सामने यहाँ पर बोर्ड मास के क्वेश्चन दिया है। जब भी पेपर में बोर्ड मास के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर आप उसको एक बार सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यदि नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन को करने लगना। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्त बोडमास के क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम उसमें फंस जाते हैं ना, तो हमारा आंसर बार बार गलत आने की संभावना होती है। इसीलिए अगर एक बार में आंसर नहीं आया तो इस क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे और टाइम बचेगा तो लास्ट में इस पर हम अप्लाई करेंगे। बोडमास क्या कहता है क्या कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद इस मझला ब्रैकेट को सॉल्व करो, तब जाके 12 ब्रैकेट को सॉल्व करो। सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटा कोष्टक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 - 3 का मतलब हुआ एक्चुअल में -1, ठीक है। और -1 आप प्लस, यहाँ देखो 5 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा माइनस का 1, जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ गया 4। अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पूर्णांक में दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, माइनस यानी कि इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्त, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ये 7 रहेगा, माइनस ये नीचे में कुछ नहीं, 1 या 3 और 3 चौका 12। अब देखो 7 - 12/3 कितना हो जाएगा, -5, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया कि -5/3 यानी मझला ब्रैकेट का जो भी वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया -5/3। और इसके साथ प्लस में यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में क्या दिया है, प्लस का 1/3, तो -5/3 अब प्लस यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 बाटा में कितना हो जाएगा, 2। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 2 बार में, 5 दूनी माइनस का 10
प्लस 3 से 2 से जाएगा 3 बार में 7 तिरकी 21, 21 में से 10 जाएगा कितना बचेगा दोस्त 11/6 प्लस का होगा क्योंकि यहाँ प्लस 21 है यहाँ -10 है, प्लस वाला साइन 12 है इसीलिए 12 का सिंबल लगेगा। 11/6 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन डी सही। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे और सॉल्व कैसे करना है बस आपको तरीका आना चाहिए दोस्त, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये आपको बस तरीका मालूम होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 4, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाए, कौन सी संख्या आखिरी होगी। आखिरी का मतलब देखो, घटते क्रम में लगाने का मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे बड़ा उसके छोटा उससे छोटा, और जो आखिरी में आएगा वही आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये भी बात पूछ सकता था कि इसमें सबसे छोटा क्या होगा, लेकिन उसने घुमा के क्या पूछा कि इन अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं और कौन सी संख्या सबसे छोटी है वो आपसे पूछा गया। तो अनुपात का मतलब आप सभी कोई जानते हैं लगभग बटा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है 11/14, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/14 लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा बिल्कुल हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर है 17/21 लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात यहाँ 5 में हम 7 लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ 2/3 है। अब देखो इसको कंपेयर करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन जहाँ पर जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीका को लगाया जाता है ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे में क्या है 14 है, यहाँ नीचे में क्या है 21 है, यहाँ नीचे में क्या है 7 है, यहाँ नीचे में क्या है 3 है। इन सभी को एक बनाया जा सकता है और एक बनाने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, अप्लाई करना होगा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है भाई, देखो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एनटीपीसी का है, इसको हल्के में ना लीजिएगा दोस्त, यानी कि नीचे में सभी को सेम बना लो और सभी को सेम बनाने के लिए इन सभी के एलसीएम 14, 21, 7 और 3, 14, 21, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा भाई 42 होगा। इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 42। तो एलसीएम मेथड जब हमने लगाया तो इन सभी का आंसर एलसीएम कितना होगा 42, किसका 14, 21, 7 और 3 का एलसीएम 42 आ गया। अब देखो कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। यहाँ देखो नीचे में अगर हम 42 बनाना है तो 14 को 3 से गुना करना होगा, और जब 3 से नीचे गुना करेंगे तो 3 से ऊपर भी करना होगा। अच्छा यहाँ देखो 21 को 42 बनाना है तो इसको 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना होगा। इस 7 को 42 बनाना है तो इसको गुना करना होगा हमें 6 से, 7 छक 42, तो ऊपर में गुना करना होगा 6 से। अच्छा इस 3 को 42 बनाना है तो यहाँ पर गुना करना होगा 14 से और यहाँ भी गुना करना होगा 14 से। आपसे पूछा है कि इनको घटते हुए क्रम में सजा दीजिए और सबसे छोटा कहाँ आएगा आप बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर जब आपने गुना किया तो नीचे में यहाँ भी 42 बन गया, यहाँ भी 42 बन गया, यहाँ भी 42 बन गया, यहाँ भी 42 बन गया। आपको नीचे हर पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अंश पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, अंश पे ध्यान देंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 11 गुना 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा कि नहीं, 11 गुना 3 33 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऊपर में गुना करेंगे तो 17 गुना 2 कितना हो जाएगा भाई 34 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 25 30 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऊपर में गुना करेंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये बताइए दोस्त इसमें सबसे बड़ा कौन है 34 है, सबसे बड़ा है 34, उसके बाद में आएगा 33, उसके बाद में आएगा 30, उसके बाद में आएगा 28। आपसे पूछा कि इनको घटते हुए क्रम में हमने तो सजा दिया। ऐसा क्यों किए थे दोस्त, जब सभी का हर समान हो गया इसका मतलब है जिसका अंश बड़ा वह फ्रैक्शन भी बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन भी छोटा, इसका मतलब यही था। तो यानी कि 34 सबसे बड़ा है, इसका मतलब यह संख्या सबसे बड़ा रहा होगा। उसके बाद 33 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 28 आएगा। हमसे पूछा है कि इसको घटते हुए क्रम में सजा दीजिए और सबसे छोटा बताइए। तो सबसे छोटा यानी कि सबसे आखिरी में क्या है 28 आया है, और 28 किसका वैल्यू है भाई 2:3 का। 2:3 कहाँ पर दिया है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2:3 इस सवाल का आंसर होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। ये बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है?
हम आपको बता देते हैं। एलसीएम मेथड ये कहता है कि सभी का जब हर समान हो जाए ना, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटी। इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया सभी भाई मिलकर। ठीक है, समझ में आया मित्र? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताइए। दोस्त इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको बिल्कुल ना कि एलसीएम मेथड, यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत है, लेकिन जहां पर जो क्वेश्चन जो मेथड सबसे इजी लगता है उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ नीचे में सभी जगह 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ पर 10,000 है। सब यहाँ पर भाग विधि सबसे इजी होगा। क्या होगा? भाग विधि सबसे इजी होगा। और ये भी दोस्त एनटीपीसी का ही सवाल है, रेलवे में पूछा गया सवाल है। देखो इसको भी हमें सॉल्व करना है बिल्कुल, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम भाग विधि। अब देखो ऊपर में 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है कि नहीं, यानी इसका मतलब 5/100 होना चाहिए था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। ठीक है, इसका मीनिंग है कि ये 5/100 है। ठीक है भाई, आप इसको 2 जीरो को भूल जाइए। अब देखो यहाँ पर भाग विधि आसान होगा, इसलिए हम भाग विधि अप्लाई कर रहे हैं। जब हम इस 1 को 10 से भागा देंगे तो क्या होगा? 0.1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब 1 को हम 1 को 100 से भागा देंगे तो 0.01 हो जाएगा। यहाँ जब 9 को हम 1000 से भाग देंगे तो 0.009 हो जाएगा। अब देखो जब हम 5 को 100 से भाग देंगे तो 0.05 हो जाएगा। आपसे पूछा है सबसे छोटी, ये बताइए इस सभी में सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 0.009, सबसे छोटा यही है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। इसलिए सबसे छोटा 0.009 है। और 0.009 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9/1000 को। तो इसका मतलब 9/1000 जो है सबसे छोटा भिन्न होगा। 9/1000 भिन्न जो है वो सबसे छोटा होगा। तो आपका आंसर ई होगा मेरे। तो जहाँ पे जो अप्लाई होता है मेथड सबसे इजी वाला, उसी को अप्लाई करना। ठीक है, आप इसको तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे लोग दोस्त, आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन जो मेथड आपको इजी जहां पर लगता है उसी को अप्लाई करना। टाइम की काफ़ी बचत होती है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो ट्रिक से सॉल्व करने से पहले आप जो बेसिक कंसेप्ट है उस मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा आपको कभी भी मैथ में मिल सकता है। ये बात को ध्यान रखना कि किसी ने बताया था। हम आपको क्या बता रहे हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन आज भी है कि आप जितना समय लेंगे ट्रिक से सॉल्व करने में ना, उससे कई ज़्यादा कम समय में आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन करे। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्त यानी क्वेश्चन क्या बोला है, गीता को हम जी से डिनोट कर देते हैं, लता को हम एल से डिनोट कर देते हैं, और माधुरी को हम एम से डिनोट कर देते हैं। इनकी आयु का जो अनुपात है 5, 6 और 3 है, यही ना है भाई। अच्छा, बोला है यदि इनकी औसत आयु 42 वर्ष है। दोस्त यानी कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है भाई? औसत बराबर फार्मूला होता है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि योग, टोटल योग बटा में होता है टोटल संख्या, यही होता है। अगर औसत के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हमें योग निकालना होगा तो क्या करेंगे? औसत 1 निकालना गया, योग निकालना तो औसत गुना नंबर कर देंगे, यानी औसत गुना संख्या कर देंगे, हमारा योग निकल जाएगा। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि 3 लड़की है, गीता, लता और माधुरी, इनकी आयु का अनुपात दिया है और इनका औसत 42 वर्ष दिया है, तो ये बताइए योग निकल जाएगा कि नहीं भाई? आपका आंसर होगा बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे दोस्त? आप योग यहाँ पर निकालेंगे इस तरीके से। देखो अगर आपको इनका योग निकालना है तो इनका औसत कितना है? 42 है,
टोटल लड़की 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 126, यानी इनकी आयु का योगफल हो जाएगा 126। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात में दिया है 5 6 3। जब इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे भाई तो कितना होगा, जब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 और 3 होगा 14, अनुपात में 14 होगा। जबकि एक्चुअल में कितना दिया है, 126 वर्ष दिया है। यही ना बात है भाई, आपका आंसर होगा जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए दोस्त, आपसे पूछा है लता की आयु कितनी है, ये बताइए लता की आयु अनुपात में कितना है, 6 है। आपको 6 का वैल्यू निकालना है, 14 का वैल्यू 126 दिया है, यानी 126 जो वैल्यू है वो 14 का है तो 14 से डिवाइड कर देंगे। आपको 6 का निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे। अब देखो दोस्त, 14 से 126 कटेगा कितना बार में, 14 से 126 कटेगा 9 बार में, और 9 गुना 6 करें कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। तो लता की जो आयु है ना, उन कितना आ गया, 54 वर्ष, ऑप्शन ए आ गया। बात समझ में आया कि नहीं भाई, जितना आसान तरीका से हम बताए हैं, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर आपके बहुत ही बेहतरीन है, कह रहे हैं शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। बात को समझ रहे हैं, तो धारा की चाल बताइए दोस्त। जब भी बोट एंड स्ट्रीम आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे देखो, जो नाव होगी ना, नाव की चाल को हमेशा एक्स माना जाता है, नाव की चाल को हमेशा x मान लेना और धारा की चाल को y मान लेना। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जब हम लोग डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल चाल, यानी धारा के अनुकूल चाल। देखो, यानी कि इधर पानी बह रही है, मान लीजिए एक नाव जो है वो जा रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा के, ठीक है। तो नाव की चाल को हमेशा x माना जाता है। अच्छा, मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पानी बह रही है, तो जिधर पानी बह रही है उधर भी नाव जब चलेगी तो इन दोनों का स्पीड जुटेगा कि नहीं, तेज होगा कि नहीं। आप बेसिक भाषा में, देहाती भाषा में ये बात को समझिए, ठीक है दोस्त। यानी कि यहाँ पर आपको हम बता दें, बिल्कुल ये बात को आप समझिए कि मान लीजिए अगर आप इधर साइकिल चला रहे हैं और इधर से ही हवा बह रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं, आप कहेंगे जी सर। और दोस्त, हमने आपको यही बात बताया कि आपकी स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है, तो आपके स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी कि नहीं, यानी आपकी स्पीड जो है कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसमें हवा के भी स्पीड जुड़ जाता है। वही बात यहाँ पर है। क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x दिया है क्वेश्चन कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है भाई, हमने आपको अभी बताया, x है नाव की चाल, हमें धारा की चाल नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं धारा की चाल क्या है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जब हम लोग डाउन स्ट्रीम जाएंगे, क्वेश्चन बोल रहा है धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। 28 किलोमीटर जाती है कितना समय में, 1 घंटा 45 मिनट में। सबसे पहले 1 घंटा 45 मिनट दिया है, तो इस 45 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। 15 से कटेगा 4 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में, तो 1 + 3/4 हम लिख सकते हैं। एक पूरा घंटा है। अब इनको सॉल्व करें तो 4 × 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं भाई, यानी कि टाइम जो आया आपका वो कितना आ गया, 7/4 आ गया। इतना क्या, मिनट आ गया। मिनट है कि घंटा, नहीं, इतना घंटा आ गया, यानी इतना घंटा आ गया। अब देखो, यानी कि डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, टाइम है 7/4 घंटा, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, और जो भी स्पीड निकलेगा उसमें धारा की चाल होगा प्लस नाव के भी चाल होगा कि नहीं, आपका आंसर होगा बिल्कुल। तो आप यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम, यानी कि देखो डाउन स्ट्रीम को डी बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी कि स्पीड बराबर कितना हो जाएगा भाई, चाहे डायरेक्ट स्पीड ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बराबर, ध्यान से समझिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। डिस्टेंस टोटल कितना दिया है भाई, 28 किलोमीटर दिया है,
टाइम कितना दिया है, 7/4 दिया है। यहाँ से आप स्पीड तो निकाल सकते हैं। अब देखो ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा। जब भी देखो कहीं ए अब बटा में बी अब बटा सी लिखा हो ना, तो ये सी हमेशा ए के साथ में चला जाता है। जब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या होता है, ए गुना सी अब बटा में हो जाता है बी। वही बात है, वही बात यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कि 4 ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस 7 से 28 कटेगा 4 बार में, 4 ऊपर गुना हो जाता है, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सारा दोस्त ऐसा होगा जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ऑप्शन डी टिक कर देगा, लेकिन नहीं, आपसे पूछा है धारा की चाल पूछा है दोस्त। आपका जो भी स्पीड निकल के आया, आपका जो भी स्पीड निकल के आया वो डाउन स्ट्रीम का आया। डाउन स्ट्रीम का मतलब उसमें धारा की भी चाल है और नाव का भी चाल है। आपसे पूछा है स्पेशल धारा की चाल बताइए, यानी वाई का वैल्यू पूछा है। तो ये जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू है। एक्स प्लस वाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 14 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल होती है। तो एक्स के स्थान पे जब हम 14 रखेंगे तो 16 में से 14 घटेगा तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब वाई यानी धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आया? तरीका ये अपनाना होता है दोस्त, ठीक है। अगर समझ में आया तो दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगला सवाल नंबर 8 कर, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा का माप क्रमशः का मतलब होता है लगातार। देखो पहले विकर्ण दिया है तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पहले विकर्ण का होगा, बाद में एगो भुजा दिया तो एगो भुजा का वैल्यू ई वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप बताइए। सबसे पहले एगो आयत बनाते हैं। एगो आयत एगो हो गया। ये आयत में क्वेश्चन क्या बोला है, उसकी जो विकर्ण है, विकर्ण ऐसा ही होता है, आप सभी को जानते हैं। उसकी जो विकर्ण की लंबाई दिया है कितना दिया है, 65 दिया है। एगो भुजा कितना दिया है, 63 दिया है, तो ये 63 हो जाएगा। हम सभी को जानते हैं हमेशा जो आयत में होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, पूरा दुनिया जानती है। अब देखो दोस्त, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस बोलेंगे और ये बेस होगा। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये 16 आएगा। आप निकाल सकते हैं कैसे, देखो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देना, यानी कि 65 का अंडर रूट 65 का स्क्वायर में से जब आप 63 का स्क्वायर को घटाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 16 आएगा। अच्छा कैसे आएगा करके दिखा दे, चलो सॉल्व भी करके दिखा देते। बहुत सारे दोस्त का कहना है भैया सॉल्व करा दीजिए। देखो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, यही ना है। अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। हम इसका फार्मूला डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार 65 और 63 को जोड़ देंगे, ठीक है। 65 और 63 को हम जोड़ देंगे, यानी कि 65 प्लस 63 और एक बार हो जाएगा 65 माइनस 63। तो 65 माइनस 63 करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा और इसके ऊपर में रूट चढ़ जाएगा। 65 प्लस 63 128 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा। 128 गुना 2 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 128 गुना 2 256 और 256 का जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो 16 आ जाएगा कि नहीं, आपका आंसर होगा बिल्कुल आ जाएगा। तो एक भुजा आ गया 16। लेकिन आपसे भुजा नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि इस आयत की परिमाप बताइए कितना होगा, यानी पेरीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी ब्रह्मांड जानती है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B। पूरी दुनिया जानती है। यहाँ से 2 गुना लंबाई कितना है भाई, 63 और चौड़ाई कितना है, 16 है। लंबाई है 63, चौड़ाई है 16, इनको जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2 गुना 6 और 3 9 होगा और ये हो जाएगा 7 7 9 हो जाएगा। जब इनको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 88, 1 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 158 मीटर इसका परिमाप होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हम उम्मीद करते हैं कि मित्र आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल नंबर है 9 कर, एक वस्तु का पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया है तो मूल्य क्या था।
मेरे दोस्त ये प्रतिशत का सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ओवरऑल जो रुपया में बढ़ा वो 33 रुपया बढ़ा, तो कुल मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी फॉर्मूला लगा के एक्चुअल में जानेंगे कि इसमें टोटल बढ़ोतरी हो कितनी रही है। तो आप पूरी दुनिया जानते हैं ए प्लस बी प्लस ए गुना बी अपान 100, ये लगाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि टोटल इसमें इंक्रीज कितना हुआ है। तो देखो ए हो जाए, ए का वैल्यू 10 होगा, बी का वैल्यू 20 होगा, तो पहले 10 बढ़ोतरी हो रही है, फिर 20 बढ़ोतरी हो रही है, प्लस इन दोनों को गुना करेंगे हम, अपान में 100 लगाएंगे, 10 10 10 10, ठीक है। ये कितना होगा भाई, 30 और 2 32, यानी ओवरऑल बढ़ कितना रहा है, 32% बढ़ रहा है, 32% बढ़ोतरी हो रही है। यानी इस क्वेश्चन में 32% बढ़ोतरी हो रही है और रुपया में बढ़ोतरी हो रही है कितना, 33 रुपया की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ बढ़ोतरी होती है उसको 100 में जोड़ देते हैं, या फिर जो चीज़ घटती हो इंक्रीज होती है यानी घट रही होती है, डिक्रीज यानी घट रही होती है, उसको 100 में से घटा देते हैं, ठीक है। और मूल्य जो दुनिया में कोई भी चीज़ आज तक बना है हमेशा वो 100% होता है। तो एक्चुअल में वो 32% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कोई चीज़ पहले 100 रुपये का था तो 32 रुपये बढ़ के 132% का हो जाएगा। तो 32% बढ़ोतरी का मतलब हो गया कि 132% वो हो गया बढ़ के। कोई चीज़ पहले 100 रुपया था तो जब बढ़ा तो 132 रुपया हो गया, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है भाई, 33 रुपया बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, हमें बताना है तो उसका मूल्य क्या था। तो हमेशा कोई भी चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ है वो 100% होती है, हमें 100% का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो 33 रुपया है वो 132 का वैल्यू है, 132 से गुना डिवाइड करेंगे और 100 का निकालना है इसीलिए 100 से गुना करेंगे और कलर को चेंज करेंगे, हम आंसर निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले हम 4 से काटेंगे, तो ये 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 1 चला जाएगा तो 12, फिर से 4 तिया 12 हो जाएगा। अच्छा दोस्त, नीचे भी 33 ऊपर भी 33, एक खत्म हो जाएगा। तो 25 रुपया 100% का वैल्यू, इसका मूल्य कितना था भाई, 25 रुपया था, ऑप्शन डी। बात समझ में आया कि नहीं दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है 10 का। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। ग्रुप डी में इस सवाल को पूछा गया था, आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, पूरी दुनिया जानती है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 70 है, टाइम कितना है, 24 मिनट है। 24 मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हम भागा करेंगे, तो एगो जीरो से एगो जीरो खत्म होगा, ये 6 से 24 कटेगा, 4 बार में 7 चुका 28 किलोमीटर आएगा। आपका आंसर होगा 28 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही। ठीक है भाई, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।